हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई-ड्यूटरी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसे बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और बाद में क्रमिक रूप से संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 हो चुकी है। तो हम इन 12 का अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। याद रखने के लिए हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से याद रहे। इसके लिए हम इसे सबसे पहले 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और जो 4 बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में इसे आप प्रथम अनुच्छेद बोलिए, प्रथम भाग बोलिए, जिसमें प्रथम अनुसूची के अंदर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो सूची है वह हमें प्रथम अनुच्छेद या प्रथम अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है। यदि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटती या बढ़ती है तो प्रथम अनुसूची में बदलाव आएगा। यह हमें विशेष रूप से याद रखना चाहिए। इसके बाद द्वितीय अनुसूची, इसमें वेतन और भत्ते का विवरण मिलता है। यह किनका? जो संवैधानिक पद पे विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके वेतन और भत्ते का इसमें विवरण दिया गया है। यह किस में दिया गया है? द्वितीय अनुसूची के अंदर। इसके बाद तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची के अंदर जो हमने द्वितीय में जिन संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते का विवरण मिलता है, उन्हीं लोगों के शपथ का विवरण तृतीय अनुसूची के अंदर दिया गया है। यहाँ हमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। द्वितीय अनुसूची के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे विशिष्ट व्यक्तियों के वेतन भत्ते का और तृतीय में उनके शपथ का विवरण दिया गया है। तो अभी तक हमने पढ़ा है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची के अंदर भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिस्टिंग सूची दे रखी है। द्वितीय अनुसूची के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे विशिष्ट व्यक्तियों के वेतन भत्ते का और तृतीय में संविधान के विशिष्ट व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठे विशिष्ट व्यक्तियों के शपथ का विवरण तृतीय अनुसूची के अंदर। तो हम इसे सावधानी से याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं चौथे अनुच्छेद को। चौथे अनुच्छेद के अंदर हम जानते हैं कि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा सदन और राज्यसभा। इसके अंदर चौथे अनुच्छेद के अंदर, चौथे अनुसूची के अंदर राज्यसभा का विवरण दिया गया है, जिसमें राज्यसभा में कितनी सीटें, किन राज्यों से कितनी सीटें आएंगी तथा केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटें आएंगी, इसका संपूर्ण वर्णन दिया हुआ है। यह किस में दिया हुआ है? चौथे अनुसूची के अंदर राज्यसभा का तथा राज्यसभा में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटें होंगी, इसका वर्णन दिया गया है। अब आते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। इसका विवरण 5वीं अनुसूची या अनुच्छेद के अंदर आता है। हम याद रखेंगे कि 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित जनजाति जाति के प्रशासन, एक विशिष्ट प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी, इसका वर्णन किया गया है। अब आइए छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची के अंदर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशिष्ट प्रशासन का वर्णन किया गया है। 5वीं में हमने पढ़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। पर छठी के अंदर, छठी अनुसूची में
सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशिष्ट प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। यह विशिष्ट रूप से 4 राज्यों में हमें देखने को मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। तो हमने यहाँ छठी अनुसूची को भी समझ लिया है कि जहाँ विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की गई है अनुसूचित जनजाति के लिए, वह किन राज्यों में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जहाँ के अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशिष्ट प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची को। 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है। ये होते क्या हैं? संघ सूची, इसमें संघ के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है तथा समवर्ती सूची पर रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, संघ और राज्य दोनों का। अगर दोनों के बीच टकराव होता है तो संघ को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा को स्थान दिया गया है, जिसमें पहले कुल 14 भाषा को स्थान प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया है और अब यह कुल 22 भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया है। तो अभी तक हमने कुल 8 अनुसूची को पढ़ा है और इसे याद रखने के लिए आइए इसे हम एक बार दोबारा इस पर नज़र डालते हैं। प्रथम अनुसूची के अंदर भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग दी गई है कि कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश घटते बढ़ते हैं तो प्रथम अनुसूची के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद द्वितीय अनुसूची, इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे विशिष्ट व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन है। तृतीय के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे विशिष्ट व्यक्तियों के शपथ ग्रहण का वर्णन है। चौथी में राज्यसभा का वर्णन है, जिसमें राज्यसभा के अंदर राज्य तथा केंद्र शासित से कितने सदस्य आएंगे इसका वर्णन मिलता है। 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 6ठी के अंदर केवल अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट प्रशासन की व्यवस्था जो कि 4 राज्यों में देखने को मिलता है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं के अंदर संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन दिया गया है तथा 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा को स्थान दिया गया है, जिसमें पहले कुल 14 भाषा थी, अब इसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। हम यह 8 अनुसूची पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो 4 और हैं, आइए उन पे हम नज़र डालते हैं और उसे समझते हैं। अग्रिम 4 अनुसूची जो जोड़े गए हैं उसे समझने के लिए हम इसे 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, किस संशोधन से इन्हें जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया और इनकी विशेषता क्या है, और यह क्या है और इनकी विशेषता क्या है। इस तरीके से हम एक एक करके इन चारों को देखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह वर्ष 1991 में जोड़ा गया और यह क्यों जोड़ा गया? भूमि सुधार करने हेतु इसे जोड़ा गया था। पर प्रारंभ में इसमें दिया गया था कि इस पे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, पर बाद में आकर के न्यायालय ने इसमें सरकारों द्वारा अपने हित को साधने हेतु इसका दुरुपयोग करने का जो मामला सामने आया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कह दिया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसमें यह क्लियर है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसमें न्यायालय में मामला यह जा सकता है। तो 9वां अनुसूची जो प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वर्ष 1991 में, और इसका मकसद क्या था? भूमि सुधार। चलिए अब पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। वर्ष 1985 में 52वां संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और यह जोड़ा इसलिए गया था
क्योंकि उस समय काफ़ी छोटी छोटी पार्टियां बन चुकी थी, जो निर्वाचन में जीतने के बाद, चूँकि पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिल रहा है किसी पार्टी को, तो जीतने के बाद कई दल अपने दल को बदलकर दूसरे दल में चले जाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए 1985 में 92वां संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका मुख्य कार्य था दल बदल को रोकना। इसके बाद 11वीं अनुसूची, यह 73वें संशोधन द्वारा वर्ष 1992 और कहीं कहीं 1993 भी लिखा हुआ आता है में जोड़ा गया। 1992 में और 1993 ऐसा क्यों? क्योंकि 1992 में इस बिल को पास किया गया था और 1993 में पेश किया गया था और 1993 में यह पास हुई थी, इसलिए कहीं कहीं 1992 भी लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं 1993 भी। तो याद रखिएगा 1992-93 में 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह था पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। इसके कुल 29 कार्य क्षेत्र थे, जिसमें साफ सफाई या ग्रामीण जो भी कार्य होते हैं ग्राम की उन्नति के लिए, यह इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद 12वीं अनुसूची, इसे 74वें संशोधन द्वारा वर्ष 1992-93 में ही जोड़ा गया था। इसका कार्य क्या था? नगर प्रशासन में सुधार हेतु। इसमें कुल 18 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था। इस तरीके से हमने प्रथम से लेके 12वीं अनुसूची के विषय में पढ़ा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में।